भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई से न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक के आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने एक मैसेज दिया और कहा कि करीब इस गौरव जन शताब्दी समारोह से लेकर करीब 6,640 करोड़ रुपये की योजनाओं की शुरुआत की है, जो आदिवासी बहुल इलाकों में चलाए जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने आदिवासियों को उनका मान सम्मान वापस लौटाया है और एक गरीब आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर, आदिवासियों के विकास को लेकर वो सतत प्रगतिशील रहे हैं और इस मामले को लेकर सरकार लगातार उनके लिए योजनाएं चला रही हैं। आवास से लेकर उन्हें भूमि मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने एक मैसेज दिया है। आपको बता दें कि झारखंड में जहां पहले फेज का चुनाव हो चुका है, वहीं महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होना है, लेकिन इससे पहले तमाम आदिवासी समुदाय के लोगों को साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमुई की धरती से ये घोषणाएं की हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उपचुनाव में हार के डर की वजह से ही बीजेपी बटोगे तो कटोगे का नारा दे रही है। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर चुनावी जनसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि पहले 13 तारीख को उपचुनाव होना था, लेकिन उसे टाला गया क्योंकि बीजेपी को हार का भय था। बीजेपी को डीएपी भी पीडीए नजर आता है। बीजेपी ने पीडीए को कुछ नहीं दिया है। किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करवा पा रही है सरकार। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी को मौका मिलते ही अग्निवीर व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। प्रयागराज में आज भी नौजवान धरने पर बैठा है, लेकिन अभी तक उनकी केवल आधी मांग ही मानी गई है। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि अंग्रेजों के वचनवंशी है बीजेपी के लोग। एनडीए में एन का मतलब निगेटिव होता है। अखिलेश ने ये भी कहा कि संविधान की व्यवस्था को ये लोग नहीं मानते हैं और आज भी 15% पीडीए परिवार के लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए ये भी कहा है कि उपचुनाव में कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद यूपी की कुर्सी भी बदलने वाली है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। राजस्थान में बीजेपी की सरकार को बने 11 महीने हो चुके हैं और इस दौरान एक बड़ा सवाल और जिज्ञासा के रूप में यह भी बात सामने आती रही है कि आखिरकार भजनलाल शर्मा को किस तरह से राजस्थान में मुख्यमंत्री जैसा अहम पद पर चुन लिया गया। इसे लेकर कई सवाल उठने लगे तो रामभद्राचार्य जी, जो कि भागवत कथाकार भी हैं, उन्होंने बड़ा खुलासा किया भजनलाल शर्मा के सामने ही, उनकी ही मौजूदगी में। रामभद्राचार्य जी की माने तो वे शुरू से ही जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद से ही प्रार्थना कर रहे थे कि राजस्थान में इस बार मुख्यमंत्री की कमान किसी ब्राह्मण को सौंपी जाए और इसके लिए लगातार वे प्रार्थना भी कर रहे थे। भागवत कथा का रामभद्राचार्य जी की ओर से एक बड़ा खुलासा ब्राह्मण यानी कि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर यहाँ पर किया गया है, जिसके बाद बीजेपी के काफी बड़े नेता भी अब इस बात को लेकर, इस सवाल जो उठ रहे थे उसे लेकर उनके दिलो दिमाग में जो सवाल चल रहे थे अब शायद खत्म होते नजर आ रहे हैं। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। वक्फ संशोधन बिल पर बनी संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट संसद को नवंबर के आखिरी हफ्ते में सौंप देगी, यानी इसी महीने सौंप देगी। वैसे इसकी आखिरी बैठक 21 नवंबर को यानी संसद का सत्र शुरू होने से ठीक पहले बुलाई गई है। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल का दावा है कि तैयारी पूरी है। अगर विपक्ष के सांसद सहयोग करें तो बिल्कुल उचित समय पर दिए गए वक्त पे हम अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंप देंगे। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पर जो जेपीसी बनी थी उसमें कई बार हंगामा भी हुआ। जेपीसी के चेयरमैन पे आरोप भी लगा कि वो सरकारी पक्ष के हिसाब से काम कर रहे हैं। वैसे वक्फ पर बनी जेपीसी को लेकर सबसे खास बात यह है कि जेपीसी तो अपनी रिपोर्ट समय पर सौंप देगी, लेकिन सरकार विशेष शीतकालीन सत्र में संसद में पेश करेगी या नहीं ये तय नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से जो टॉप लीडरशिप है वो चुनावी रैलियों में कई बार ये दावा कर चुके हैं कि इसी शीतकालीन सत्र में संसद से ये जो वक्फ संशोधन विधेयक है उसको पास करा लिया जाएगा। कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। कल दादर के शिवाजी पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आखिरी जनसभा थी। अपने 33 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने न तो शरद पवार का नाम लिया न उद्धव ठाकरे का नाम लिया। पीएम मोदी ने लेकिन एक हमला जरूर किया, वो शिवसेना यूबीटी और उद्धव ठाकरे पर था। पीएम मोदी ने कहा कि एमवीए में शामिल एक दल ने अपनी पार्टी का रिमोट कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी पीएम मोदी के हमले का जवाब दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी बाला साहब ठाकरे क्यों कहते हैं, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे क्यों नहीं कहते? क्या बाला साहब और मोदी दोनों क्लासमेट थे? दरअसल पीएम मोदी ने कल बाला साहब के गुणगान गाए,
लेकिन शिवसेना युवती के कार्यकर्ता अब सवाल पूछ रहे हैं कि कल शिवाजी पार्क में जहां पर पीएम मोदी ने सभा ली थी, उसकी महज 25 से 50 कदम की दूरी पर बाला साहब ठाकरे का स्मारक था, तो वहां पर मोदी जाकर नतमस्तक क्यों नहीं हुए। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। बिहार में एक बार फिर से मंत्री और अधिकारी आमने सामने आ गए हैं। मंत्री 2 महीने से अपने घर पर समय गुजार रहे हैं। उनका सीधा आरोप है कि उनके टेबल पर पिछले 2 महीने से कोई फाइल नहीं आई है। समाज कल्याण विभाग के मंत्री पिछले कई दिनों से राजधानी पटना से गायब हैं। उनके पटना में नहीं रहने की वजह यह है कि मंत्री जी के पास पिछले 2 महीने से कोई भी विभागीय कागजात अनुमोदन के लिए नहीं जा रही है। मंत्री ने खुद बताया कि उनके विभाग की सभी काम जो है वह ठप है। ऐसे में वह पटना में रह के क्या करेंगे। यह पहली बार नहीं है जब मंत्री मदन सहनी की नाराजगी किसी अधिकारी को लेकर आई हो। इससे पहले भी मदन सहनी ने अपने सचिव पर आरोप लगाया था कि वो उनकी बात नहीं सुनते हैं। मदन सहनी ने उस वक्त अपने इस्तीफे की पेशकश भी की थी, लेकिन काफी मान मनौवल के बाद उस वक्त मदन सहनी मान गए थे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नीतीश सरकार उन लोगों को, यानी जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और जिनके पास अपना घर नहीं है, उनको एक बड़ी सौगात देने वाली है। नीतीश सरकार ने फैसला लिया है कि अब जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन लेने के लिए और अपना घर बनाने के लिए 1-1 लाख रुपया मुख्यमंत्री सहायता योजना के तहत दिया जाएगा। बिहार में 80% लोग भूमिहीन हैं। 20% लोगों के पास ही 80% से ज्यादा जमीन है। ऐसे में बिहार सरकार ने भूमिहीन लोगों को भूमि खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की अनुदान देने का फैसला लिया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर भी लग चुकी है। इस राशि से ऐसे परिवार न्यूनतम 3 डिसमिल जमीन खरीद सकेंगे। अभी सरकार भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराती है। बिहार सरकार की यह योजना निश्चित रूप से उन भूमिहीनों के लिए एक सपने का सच होना जैसा है, क्योंकि जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी और जिनके पास अपना घर नहीं था, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री सहायता योजना का यह 1 लाख की राशि जो है उनके लिए एक बड़ा सहयोग साबित होगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही खराब स्तर पर है। यानी एयर क्वालिटी की बात की जाए 400 के पार ये चल रहा है, और जो कहा जाए कि सरकार की तरफ से ग्रैप 3 लगाने का कारण यही था कि किसी तरीके से इस पोल्यूशन को कम किया जाए। लेकिन तस्वीरें ये कहती हैं कि फिलहाल वो तस्वीर जो सीवियर की है वो कम होती नहीं दिख रही है, जिसमें जागरूकता की ज़रूरत है और कहा जाए कि लोगों का कॉपरेशन इसमें ज़रूरी होता है। सरकार की तरफ से कोशिश की गई है कि डीजल इंजन जो हैं वो बंद किए जाएँ, BS3 की गाड़ियाँ वो ना आएँ, और कहा जाए कि किसी तरीके से कार पूलिंग हो। लोगों को भी जागरूक होने के लिए कहा है। कहीं ना कहीं तस्वीरें जो हैं अब ख़राब जो हैं दिख रही हैं, यानी धुंधली चादर आसमान में है। स्कूल बंद किए गए हैं, प्राइमरी स्कूल। कोशिश ये की गई है कि किसी तरीके से हालात जो हैं पोल्यूशन के, यानी जो ख़राब हवा है उसको साफ़ सुथरा किया जाए, लेकिन फ़िलहाल जो दिख रहा है उसमें ख़राब हवा ज़्यादा है। यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बच्चे और बुजुर्गों के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो ऐसे में कोशिश सरकार की है कि हालात बदलेंगे, तस्वीर बदलेगी, लेकिन फ़िलहाल तस्वीर बदलती नहीं दिख रही है। यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो 400 के पार है, और माना जा रहा है कि अगर कोशिश रहेगी तो कम होगा, नहीं तो फिलहाल जो पॉल्यूशन है वो फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन राणा विनाश के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली एक बार फिर से गैस चैम्बर में तब्दील होता नजर आ रहा है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और यही वजह है कि दिल्ली में ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत सबसे बड़ा फैसला प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया गया और साथ ही साथ अहम कदम भी उठाए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार पोल्यूशन में बढ़ोतरी होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि किसी भी तरीके का कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, जिससे कि हवा की गति में तेजी आए और प्रदूषण में कमी आए। फिलहाल अगर हम AQI पे नजर डालें तो आपको हम ये दिखा सकते हैं कि अभी फिलहाल नई दिल्ली एरिया में AQI 386 के आसपास है, जो कि सुबह के वक्त में 400 साढ़े 400 से ऊपर था, और अभी दोपहर का वक्त हो चुका है, लेकिन थोड़ी
थोड़ी बहुत कमी है, ज्यादा कमी नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स जो है वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है और ये क्लियर स्मॉग है। इसे पोल्यूशन का एक गुब्बार कहते हैं जो छटने का नाम नहीं ले रहा है और यही वजह है कि दिल्ली समेत एनसीआर की स्थिति इस वक्त बेहद खतरनाक स्थिति में है और इसीलिए सरकार ने ग्रैब 3 लागू कर दिया है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। वाराणसी में आज मनाई जाएगी प्रसिद्ध देव दीपावली। इस मौके पर कई वीवीआईपी शामिल होंगे। देव दीपावली पर वाराणसी में आज गंगा घाट ही नहीं बल्कि पूरी काशी दीपों से जगमगा जाएगी। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर लोग सुबह से ही गंगा में डुबकी लगा रहे हैं तो भगवान भास्कर के अस्ताचल होते ही घाटों के साथ ही कुंड और सरोवरों में 22 लाख दीपों की स्वर्णिम आभा बिखरेगी। इस मौके पर काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार के सामने रेती पर ग्रीन फायर और चेत सिंह घाट पर लेजर शो में शिव की महिमा और गंगा की कथा दुनिया देखेगी। सांस्कृतिक विरासत की पहचान से बने इस उत्सव के लिए घाटों से लेकर शहरों की सड़कों पर ऐतिहासिक धरोहरों और काशी विश्वनाथ धाम को फूल माला झालरों से सजा जाने के बाद काशी जगमग है। यहाँ आपको ये भी बता दें 10 लाख से ज्यादा पर्यटक इस देव दीपावली को देखने के साक्षी बनेंगे। साथ ही दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिसके लिए घाटों पर एचडी कैमरा लगाया गया है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देव दीपावली के आयोजन को देख सकें। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। कोलकाता में आज देव दिवाली बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और कोलकाता के सभी गंगा घाटों पे पूरी तरह से सजा दिया गया है। यानी देव दिवाली जिस तरह से देखें कि देवताओं की जो दिवाली होती है ये बनारस में ज्यादातर गंगा घाटों में पहले देखा जाता था, लेकिन अब कोलकाता के ऐसे सभी घाट हैं जहां पे देव दिवाली किया जा रहा है। यानी आज कोलकाता में एक तरह से जो शाम का नजारा है गंगा घाटों में अपने आप में एक तरह से मन मोहने वाला है और हर किसी को ये देव दिवाली यहाँ पे पसंद आता है। और जहाँ तक कहे कि पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं दूर दूर से देव दिवाली यहाँ पे देखने पहुंचते हैं, तो कह सकते हैं कि आज कोलकाता में बड़े धूमधाम से देव दिवाली मनाया जा रहा है जिसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां कर दिया गया है। देवी देवताओं को देखे किस तरह से यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। यहाँ पे भगवान के सारे जो शंकर भगवान हैं, पार्वती हैं, सभी को यहाँ पे गंगा घाटों पे किस तरह से सजाया गया है। तो कह सकते हैं कि आज कोलकाता में देव दिवाली बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज का नजारा वाकई देखते ही बनता है। ये महसूस होगा कि हम बनारस के घाटों पे हैं और कोलकाता के लोग हैं, पश्चिम बंगाल के सारे लोग गंगा घाटों के पास पहुंच रहे हैं और बड़े धूमधाम से देव दिवाली मनाई जा रही है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। भोपाल कलेक्ट्रेट में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरते के खिलाफ रेप की धाराओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। एक महिला ने ये आरोप लगाए थे डिप्टी कलेक्टर पर कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसको धमकाया गया, डराया गया, शादी का झांसा दिया गया। इसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। गुरुवार को पूरा दिन यानी करीब 13 घंटे की पूछताछ महिला से हुई जिसके बाद देर रात डिप्टी कलेक्टर पर एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित महिला का पुलिस को जो बताया, जो आरोप लगाए हैं, उसने बताया कि उसकी 24 साल पहले शादी हुई थी, एक बेटा भी है। 2014 में पति की मौत के बाद उसको अनुकंपा नियुक्ति मिली और अनुकंपा नियुक्ति उसको उसी दफ्तर में मिली पचोर में जहां पर तहसीलदार के पोस्ट पर राजेश सरोते वहां पर 2022 में पोस्टेड थे और उसी में उनको जो भ्रत की नौकरी मिली थी। और इसी दौरान उनका आरोप है कि राजेश जो सोरते हैं उन्होंने उनको धमकाया और उनको डरा धमका कर उनके साथ ये भी शादी का झांसा दिया, जिसके बाद उनके साथ लगातार दुष्कर्म किया गया है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य। भारतीय सेना की ओर से पुंछ जिले के सुरनकोट में और डोडा जिले के भद्रवा में युवाओं के लिए भर्ती का आयोजन किया गया है। सेना में टेरिटोरियल आर्मी के लिए ये भर्ती चल रही है। इस भर्ती में जम्मू कश्मीर के हजारों युवा पहुंचे। जिस जगहों पर कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती थी वहां पर आज देशभक्ति के नारे सुनाई दे रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि कश्मीर घाटी में भी युवा भर्ती होने के लिए भारी तादाद में पहुंच रहे थे। आज हम बात करें जम्मू संभाग की तो वहां पर भी युवाओं में इस भर्ती को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, लगातार सीमा पार से पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाई जा सके और जो आतंकी यहाँ पर मौजूद हैं आतंकी हमले के अंजाम देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सेना की ओर से युवाओं को मौका दिया गया है भारतीय सेना में भर्ती होने का, इसमें मकसद साफ है कि यही वो बहादुर युवा हैं जो अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं और यही युवा बनेंगे आतंकियों का ताल।
पुलिस वाला ही निकला एमबीए छात्र का हत्यारा। गुजरात के अहमदाबाद में यूपी के छात्र की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अहमदाबाद पुलिस की जांच में पुलिसकर्मी ही MICA के छात्र का हत्यारा निकला। अहमदाबाद के बोपल इलाके में सोमवार की रात को एक रोड रेस की घटना के बाद MICA में पढ़ने वाले यूपी के मेरठ निवासी प्रियांशु जैन की अज्ञात कार चालक ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। जैन को अस्पताल ले जाया गया लेकिन जान नहीं बच पाई थी। दरअसल प्रियांशु जैन ने तेज रफ्तार से कार चलाने पर कार चालक को डांटा था। इसके बाद कार चालक ने दोनों छात्रों का पीछा किया और फिर प्रियांशु पर चाकू से कई वार किए। घायल प्रियांशु को अस्पताल ले जाया गया लेकिन गंभीर चोटों के कारण छात्र ने दम तोड़ दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि सरखेज पुलिस का कांस्टेबल वीरेंद्र पढ़ियार ही छात्र का हत्यारा है। पुलिस ने मंगलवार को हत्यारे का स्केच जारी किया, जिसके बाद CCTV और टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर आरोपी वीरेंद्र को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पता चला है कि 2011 में कॉल सेंटर के एक मामले में वीरेंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी और 2022 में अपने सीनियर से बदतमीजी करने के चलते उसे सस्पेंड भी किया गया था। 2023 में फिर उसे ड्यूटी पर चढ़ाया गया था लेकिन इस बार उसने हत्या को अंजाम दिया। कैमरामैन के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। जम्मू पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एक कांस्टेबल को नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए पुलिसकर्मी से हेरोइन और नकदी बरामद की गई है। बीते एक हफ्ते में ये पुलिसकर्मी की दूसरी गिरफ्तारी है नशा तस्करी के आरोप में। इससे पहले भी एक नशा तस्कर पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ उसकी 2 पत्नियों को भी गिरफ्तार किया गया था। ये तीनों भी नशा तस्करी में लगे हुए थे। सीनियर पुलिस अधिकारियों के मुताबिक नशा तस्करी को लेकर वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। आम हो खास हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और जम्मू संभाग में खासतौर पर जम्मू जिले में कई ऐसे नशे के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। पुलिस उस पूरे हॉटस्पॉट को ध्वस्त करने में लगी हुई है। अब गिरफ्तार किए गए दोनों पुलिसकर्मियों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। इनसे पूछा जा रहा है कि ये कब से इस गोरख धंधे में लगे हुए हैं, क्योंकि जिनके कंधे पर नशा तस्करों को पकड़ने की जिम्मेवारी थी वो खुद ही इस धंधे में अगर लगे हुए हैं तो ये पुलिसकर्मियों के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ नार्को टेरर के जरिए ड्रग्स का धंधा करने वाले आतंकियों के साथ मिलकर लगातार पर फैलाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस दूसरे सुरक्षा बलों और एजेंसीज के साथ नार्को टेरर पर लगाम लगाने के लिए लगातार अपनी कार्रवाइयों में तेजी ला रही है। और इसी के चलते श्रीनगर में एक बड़े हाईटेक ड्रग रैकेट का बंडाफोड़ पुलिस ने किया है, जिसके चलते पहली बार ऐसा ड्रग रैकेट श्रीनगर में देखने को मिला है, जहां पर ड्रोन और हाईटेक जो एनक्रिप्टेड एप्लीकेशंस हैं उनका इस्तेमाल ड्रग पेडलर लोगों तक ड्रग्स पहुंचाने के लिए करते थे। श्रीनगर के सफा कदल इलाके से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है जो टीन एजर है और वो इस ड्रोन के जरिए उन लोगों पर नजर रखता था जो उससे ड्रग्स खरीदने के लिए आते थे। और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस ड्रग रैकेट में भी और गिरफ्तारियां हो सकती है और ड्रग्स भी और बरामद हो सकते हैं। कैमरामैन मुझे ऋषि के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24।